जाने बहार के आने से खिलकर गुलाब कैसे हुआ जाता है, इसकी एक नज़ीर अमिताभ बच्चन के इन विदेशी फैंस के चेहरे से भी छलकता है। साल 1990 में जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन तमाम क्रू मेंबर्स के साथ रूस गए थे, तो उन्हें देखने के लिए मॉस्को एयरपोर्ट से लेकर कई स्टूडियोज और शूटिंग लोकेशन तक भारी भीड़ उमड़ी थी। इससे पहले रूस में ऐसी फैन फॉलोइंग केवल राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती को ही नसीब हुई थी। सबसे अहम बात यह कि ये फिल्म भारत और रूस दोनों की साझा प्रोडक्शन थी, यानी प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर तक और सिनेमेटोग्राफी से डिस्ट्रीब्यूशन तक दोनों देशों का एक तरह से जॉइंट वेंचर। अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे और उनके साथ ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जैसे भारतीय सितारे तो थे ही, विदेशी खासकर रूसी कलाकार भी इसमें खूब भरे थे। ऐसे में रूस में भी इस फिल्म की पहले से पब्लिसिटी हो रही थी और जब कुछ सीन फिल्माने के लिए अमिताभ वहां गए तो लोगों को मुकद्दर का सिकंदर के दिन याद आने लगे। उस फिल्म ने भी लोगों को यहां दीवाना बनाया था और अमिताभ ने खूब वाहवाही लूटी थी। वैसे शशि कपूर तो अमिताभ के स्टारडम को भुनाना चाहते ही थे, रूसी फिल्म इंडस्ट्री ने भी इसी चेहरे पर दांव लगाया था। वैसे तो फिल्म अजूबा 1987 से ही बन रही थी और ये भारत सरकार और सोवियत यूनियन के बीच सांस्कृतिक और कलात्मक सहयोग का हिस्सा थी और इसलिए कई वजहों से इसमें देरी होती आ रही थी। लेकिन जैसे ही अमिताभ की डेट्स मिलनी शुरू हुई और वो भारत में आरके स्टूडियो से लेकर रूस के कई लोकेशंस पर शूटिंग करते दिखाई दिए तो मीडिया में इस फिल्म का प्रमोशन बढ़ने लगा। ये एक फैंटेसी फिल्म थी और तब डिजिटल तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का जमाना नहीं था। नतीजतन एक बेहद महंगी या कह लें कि उस दौर की सबसे महंगी फिल्म बन गई। भारत की ओर से इसे शशि कपूर प्रोड्यूस कर रहे थे, जबकि निर्देशन में उनके साथ रूस के गेनेडी वेसिलेव फिल्म के को डायरेक्टर थे। भारत में एशिया फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी, जबकि रूस में डिस्ट्रीब्यूशन की कमान गोरकी फिल्म स्टूडियो को दी गई थी। शशि कपूर इससे पहले भी कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे और उन्हें ढेरों सम्मान और वाहवाही मिली थी, लेकिन वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। ऐसे में शशि कपूर ने इस बार प्योरली कमर्शियल या कह लें कि मसाला फिल्म बनाने की सोची, जो अवार्ड भले न पाए, पैसा जरूर कमाए। लेकिन उनके इस सपने का क्या हुआ और भारत रूस फिल्म इंडस्ट्री के इस कोलैबोरेशन का क्या अंजाम हुआ, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा इस फिल्म का प्लॉट भी जानते चलिए। अजूबा एक काल्पनिक और जादुई दुनिया के प्लॉट पर बुनी गई एक मनोरंजक और फैंटेसी फिल्म थी, लेकिन कहानी, इमोशंस और नाच गानों से ये आम हिंदी फिल्मी पटकथा जैसी ही थी। कहानी एक ऐसी सल्तनत से शुरू होती है जिसे एक दुष्ट जादूगर वजीर यानी अमरीश पुरी ने अपने काले जादू से तबाह कर दिया है। का असली वारिस अली यानी अमिताभ बच्चन बचपन से ही अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और एक साधारण मछुआरे के रूप में बड़ा होता है। अली को अपनी असली पहचान का पता तब चलता है जब वो एक रहस्यमयी नकाब पहनकर अजूबा नाम का सुपर हीरो बन जाता है। वो अपने राज्य को बचाने और जादूगर के आतंक को खत्म करने के लिए लड़ता है। इस दौरान उसे दोस्त हसन यानी ऋषि कपूर और राजकुमारी रुखसाना यानी डिम्पल कपाड़िया का भी साथ मिलता है। फिल्म एक अरेबियन लोक कथा 1001 नाइट्स पर आधारित थी। कहानी क्या थी? ऐसी कहानियां अली बाबा और अलिफ लैला के रूप में बच्चे पहले से सुनते आए थे। इसी प्लॉट होने के चलते विजुअल इफेक्ट्स का ही सहारा था और यहाँ रूसी फिल्म इंडस्ट्री का साथ काम आया। ऐसे में तलवारबाजी से लेकर तमाम मारधाड़ और स्टंट चमत्कारिक थे। हालांकि आज ये फिल्म बनती तो तमाम तरह के बीएफएक्स सॉफ्टवेयर्स की मदद से बहुत कम लागत में ही माइंड ब्लोइंग इफेक्ट्स मिल जाते। लेकिन दोस्तों, फिल्में केवल विजुअल इफेक्ट से चलती तो हॉलीवुड वाले कब का भारत का सारा पैसा लूट कर ले जा चुके होते। भारत में फिल्में दो ही चीजों से चलती हैं, एक कहानी और उस पर से स्टारडम। यहाँ स्टारडम तो था, लेकिन ऐसी काल्पनिक कहानियों के दम पर नहीं, बल्कि अमीरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, अन्याय और उनसे लड़ते एंग्री यंग मैन के किरदारों के जरिए तैयार हुआ था। 1987-88 में अमिताभ की दूसरी पारी तक फिल्म मेकर्स मानने लगे थे कि अब लोग अमिताभ का एंग्री यंग मैन किरदार देखकर बोर हो चुके हैं। अब उन्हें थोड़ा कॉमिक, थोड़ा फैंटेसी और थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स दिखना चाहिए। इसी सोच से जादूगर और तूफान जैसी फिल्में भी निकली थीं। अंजाम भी इस फिल्म के अंजाम से अलग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। फिल्म भारतीय दर्शकों को भले ही रास नहीं आई, लेकिन रूसी ऑडियंस पर इसका जादू सिर चढ़कर बोला।
वैसे तो ये फिल्म भारत में 12 अप्रैल 1991 को रिलीज हुई थी, लेकिन रूस में इसे एक साल पहले ही जुलाई 1990 में ब्लैक प्रिंस अजूबा के नाम से रिलीज किया गया। पहले बात भारत की कर लें। यहाँ ये फिल्म अपने भारी बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। करीब 9 करोड़ की लागत निकालना भी मुश्किल हुआ और शशि कपूर इतने लॉस में चले गए कि फिल्म के कई कलाकारों का बकाया देना भी मुश्किल हो रहा था। ऋषि कपूर और शम्मी कपूर तो घर के ही लोग थे, उन्हें शायद पैसे भी नहीं दिए गए, और अमिताभ पुराने दोस्त थे तो उनकी फीस देने के बजाय शशि कपूर ने उन्हें यूपी और 1-2 रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे दिया कि जितनी कमाई हो सब रख लेना, मैं तो कुछ दे नहीं पाऊंगा। और अमिताभ बहुत कम पैसा ही रिकवर कर पाए। लेकिन दूसरी ओर रूसी डिस्ट्रीब्यूटर गोर्की फिल्म स्टूडियो ने खूब कमाई की। फिल्म पहले हफ्ते रूस के ज्यादातर सेंटर्स पर हाउसफुल रही और बच्चों में ये खूब पॉपुलर हुई। आपको ये भी बता दें कि फिल्म में लगातार हो रही देरी से तंग आकर रूसी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत हद तक अधूरी फिल्म ही रिलीज कर दी थी और इससे नाराज शशि कपूर ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। लेकिन जो भी रील रिलीज हुई उसी पर रूसी जनता लहालोट थी और गोर्की स्टूडियो सहित रूसी इन्वेस्टर्स ने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा पैसा कूट लिया। इससे पहले भी फैंटेसी प्लॉट पर भारत रूसी फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर कई फिल्में बनाई थीं, मसलन धर्मेंद्र की अली बाबा और 40 चोर और सनी देओल की सोहिनी माहिवाल। हालांकि फिल्म की उम्मीदें भारत जैसे बड़े बाजार पर टिकी थीं और रूसी कलाकारों को भी यहीं से कमाई होनी थी। ऐसे में उन्हें निराशा हाथ लगी। शशि कपूर के लिए उम्मीद की आखिरी किरण था सैटेलाइट टीवी का बाजार और उन्होंने इसके टीवी राइट्स बेचकर अपना घाटा काफी हद तक कम करना चाहा। वैसे दोस्तों, यह अमिताभ की पिछली कई फ्लॉप फिल्मों की तरह ही टीवी पर खूब देखी गई और इस मद में ठीक ठाक कमाई भी हुई। हालांकि ये फिल्म जादूगर और तूफान से बहुत पहले बननी शुरू हुई थी और शशि कपूर ने इसे डायरेक्शन के लिए राज कपूर से लेकर मनमोहन देसाई तक कई लोगों को सौंपने की पहल की थी, लेकिन उन सब ने इनकार कर दिया। बतौर हीरोइन श्रीदेवी के पीछे हट जाने के बाद डिम्पल कपाड़िया को लिया गया था। भारत में फिल्म के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर थी तो इसका साउंड ट्रैक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में 6 गाने रखे गए थे और 1-2 गाने काफी हिट हुए। खैर दोस्तों, आपने बड़े पर्दे या टीवी पे फिल्म देखी हो तो बताएं आपको कैसी लगी थी। चलते चलते इसे लाइक और शेयर तो कर ही लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।